नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगर मैं आपसे कहूं आज कि भारत की खुफिया एजेंसियां या भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ जासूसी करना चाहती है तो आपको ये बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगेगी। लेकिन ये बात मैं जो आज कहानी सुनाने जा रहा हूं वो आज की नहीं, साल 1975 की है। उस समय क्या परिस्थिति रही होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। शुरू में भारत के खुफिया तंत्र को स्थापित करने में, मजबूत करने में बड़ी मदद मिली अमेरिका की जासूसी एजेंसी CIA और इंग्लैंड की MI6। दोनों ने मदद की। पहले IB की, क्योंकि रॉ जो है 1968 में बना, उसके बाद रॉ की। लेकिन अमेरिका की CIA और उसकी अमेरिका की जो दूसरी खुफिया एजेंसीज थी वो भारत की खुफिया एजेंसियों को चीन के खिलाफ जानकारी एकत्र करने में तो बहुत मदद करती थी, हमेशा तत्पर रहती थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई जानकारी देने को तैयार नहीं होती थी। कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान के बारे में नहीं होती थी। ऐसे समय में इंदिरा गांधी ने तय किया कि अमेरिका के खिलाफ जासूसी के लिए हमको अपना तंत्र मजबूत करना चाहिए। अब इसकी पृष्ठभूमि यह है कि इंदिरा गांधी को लगातार लगता था और 1975 के आसपास और ज़्यादा लगने लगा था कि अमेरिका उनसे बदला लेना चाहता है 1971 के बांग्लादेश युद्ध का। वो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ गई। इसका बदला उनकी सरकार को अस्थिर करके, उनको सत्ता से हटाकर या उनकी हत्या करवाकर अमेरिका बदला लेना चाहता है। ऐसे में सवाल ये उठा कि भाई अमेरिका के खिलाफ जासूसी, और जासूसी किस तरह की। इंदिरा गांधी चाहती थी कि हिंद महासागर क्षेत्र में जो अमेरिकी नौसेना है उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए। उसके लिए बाहरी मदद की भी जरूरत थी। इसके लिए भारत के द्वीपों पर बड़े मॉनिटरिंग स्टेशंस खोले गए और हिंद महासागर के क्षेत्र के आसपास के देशों में इस बात की तलाश जारी हुई कि कौन सा देश अलाउ करेगा अपने यहाँ ये मॉनिटरिंग स्टेशन चलाने की। 2 देश तैयार हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने शर्त रखी कि ये मॉनिटरिंग स्टेशन जो है भारतीय दूतावास से, जो उनके देश में दूतावास है भारत का, वहां से चलेंगे। इसके लिए भारत सरकार तैयार हो गई और कई देशों में फिर रॉ के स्टेशन खोले गए। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है, जिसकी स्थापना RN काव ने की थी। तो इसके लिए पहले कदम के रूप में रूस की खुफिया एजेंसी KGB से रॉ ने संपर्क किया, भारत सरकार ने संपर्क किया। कुछ जानकारी तो मिली, लेकिन कोई विशेष मदद नहीं मिली KGB से। जिन दूसरे देशों से रॉ के कामकाजी संबंध थे उसमें इंग्लैंड, कनाडा, वेस्ट जर्मनी, तब तक दोनों जर्मनी एक नहीं हुए थे, वेस्ट जर्मनी, इजराइल और जापान थे। लेकिन ये सभी अमेरिका के करीबी मित्र थे, तो इनसे अमेरिका के खिलाफ जासूसी में कोई मदद मिल सकती हो इसकी तो कोई संभावना थी नहीं। तो इन सब संभावनाओं, विकल्पों पर विचार करने के बाद RN काव ने तय किया कि इस मामले में फ्रेंच जो जासूसी एजेंसी है, उनकी मुख्य विदेशी जासूसी एजेंसी, उसकी मदद ली जाए। इसका नाम उस समय SDECE था, जो अब बदलकर DGSE हो गया है। इसी समय एक और घटना हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति जनरल चार्ल्स डी गॉल सत्ता से हट गए और उनके सक्सेसर की मौत हो गई कुछ दिनों में। उसके बाद अमेरिका और फ्रांस के रिश्ते सुधरने लगे। फ्रांस नेटो में फिर से सक्रिय हो गया। एक तरह से काफी कुछ निष्क्रिय हो चुका था फ्रांस। लेकिन RN काव की उम्मीद इस बात पर टिकी थी कि इस सब के बावजूद, इन सारी घटनाक्रमों के बावजूद फ्रांस की सरकार अमेरिका को लेकर सशंकित बनी हुई थी। तो फ्रांस में यानी पेरिस में जो भारतीय राजदूत थे वो बंगाली थे। ये IFS में, इंडियन फॉरेन सर्विस में पहले सेना में थे, वहां से आए थे। और उनकी पत्नी लग्जमबर्ग की रहने वाली थी, और लेकिन फ्रेंच भाषी थी, यानी फ्रेंच भाषा की जानकार थी। और फ्रांस के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, आप कह सकते हैं गृह मंत्री, उनसे भारतीय राजदूत की बहुत अच्छी दोस्ती थी, अच्छे संबंध थे। उनके जरिए फ्रांस की जो खुफिया एजेंसी थी उसके प्रमुख तक संदेश पहुंचाया गया कि भारत ऐसी मदद चाहता है, इस तरह का काम करना चाहता है।
उधर से तुरंत रिस्पांस आया, पॉजिटिव रिस्पांस आ गया कि वो तैयार। उन्होंने आर्यन काव को पेरिस बुलाया आगे बातचीत करने के लिए। आर्यन काव तुरंत पेरिस चले गए। पेरिस में दोनों में बातचीत हुई और तय हो गया कि इस प्रोजेक्ट पर दोनों मिलकर काम करेंगे। काव चाहते थे कि ये बाइलेटरल प्रोजेक्ट हो, लेकिन फ्रांस की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि नहीं, ये ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट होगा, इसमें फ्रांस और भारत के अलावा ईरान को भी शामिल करें। आर्यन काव ईरान के जो शाह रजा पहलवी थे उनको बहुत अच्छी तरह से व्यक्तिगत रूप से जानते थे। तो फ्रांस और भारत के बीच में तय हुआ कि हिंद महासागर में यूएस की नेवी यानी अमेरिकी नेवी और यूएसएसआर सोवियत संघ की जो नेवी है उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और उसकी जासूसी की जाएगी। तो शाह से बात की आर्यन काव ने, ईरान की खुफिया एजेंसी शामिल होने को तैयार हो गई। अब आप देखिए किस तरह की परिस्थिति थी दुनिया की कि शाह जो है उनका मानना था कि वो सत्ता में अभी तक बने हुए हैं तो सीआईए के कारण, तो उनका एहसान था सीआईए और अमेरिका का उन पर। और ईरान उस समय अमेरिका के सबसे करीबी एलाइज में था। इसके बावजूद ईरान तैयार हो गया, शाह तैयार हो गए। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वो आर्यन काव के साथ रॉ में काम कर चुके और उनके सबसे करीबी रहे बी रमन ने अपनी किताब में लिखी हैं ये बातें। और उस किताब का नाम है द काउबॉयज ऑफ रॉ डाउन द मेमोरी लेन। इस किताब में ये इस खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से लिखा गया है। तो बीएन कृपाल लिखते हैं कि इससे अंदाजा लगा कि अमेरिका से केवल इंदिरा गांधी नहीं परेशान थी, बल्कि अमेरिका के बहुत सारे जो करीबी एलाई थे उन देशों के प्रमुख भी परेशान थे, सशंकित थे। तो जो समझौता हुआ उसमें तय हुआ कि फ्रांस इसमें तकनीकी सहयोग देगा और इक्विपमेंट देगा, ईरान इसके लिए फंडिंग करेगा और भारत स्किल्ड मैन पावर का डिप्लॉयमेंट करेगा। ये भूमिका होगी तीनों देशों की। लेकिन ये पैसा ईरान फ्रांस को देगा, फ्रांस उसके बदले में ये तकनीकी सहायता और इक्विपमेंट देगा, और जो भी खुफिया जानकारी मिलेगी उसको तीनों देश साझा करेंगे। तो भारत में इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रभार सौंपा गया, इसका इंचार्ज बनाया गया भारतीय सेना के सिग्नल कोर से रिटायर्ड एक बहुत बड़े अधिकारी को, सेना अधिकारी को, जिनकी 1971 के युद्ध में बड़ी भूमिका रही थी। अब काव ने तय किया कि बी रमन कोऑर्डिनेशन के लिए पेरिस में तैनात रहेंगे। तो पेरिस में किस रूप में रहे? तो आर्यन काव ने कहा कि वो एक जर्नलिस्ट के रूप में वहां काम करेंगे। तो इसके लिए आर्यन काव ने मदद ली जी पार्थसारथी की, जो अम्बेसडर रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। उनसे मदद ली गई कि वो हिंदू अखबार के मालिकों से बात करें कि हिंदू अखबार अपना पेरिस करस्पॉन्डेंट बी रमन को बना दे। और इसका आधार ये था बी रमन को बनाने का कि बी रमन ने मद्रास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म का कोर्स किया था और उसके बाद 4 साल तक इंडियन एक्सप्रेस के दक्षिण भारत के एडिशंस में काम कर चुके थे। उनका बैकग्राउंड जर्नलिस्टिक था, इसमें कहीं से कोई शंका, कोई डाउट नहीं था। तो हिंदू के मालिकों ने कहा कि वह सैद्धांतिक रूप से इससे सहमत हैं, लेकिन उससे पहले वो इसको मंजूरी दें, उससे पहले बी रमन को मद्रास आना पड़ेगा, यानी चेन्नई आना पड़ेगा, चेन्नई है, आना पड़ेगा और वहां इंटरव्यू देना पड़ेगा। आर्यन काव ने बी रमन से कहा कि इस इंटरव्यू से पहले मैं चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मंजूरी ले लूं। उन्होंने इंदिरा गांधी से बात की, इंदिरा गांधी इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, बी रमन पत्रकार के रूप में नहीं, डिप्लोमेट के रूप में रहेंगे। तो पेरिस की एम्बेसी में, भारतीय दूतावास में बी रमन की नियुक्ति हो गई। कॉन्सुलेट अफेयर्स का जिम्मा दिया गया, उनको फर्स्ट सेक्रेटरी बना दिया गया। लेकिन फ्रांस की एक शर्त थी कि बी रमन पेरिस में रहते हुए किसी फ्रेंच जासूसी एजेंसी या फ्रेंच सोर्स का इस्तेमाल किसी तरह की जानकारी के लिए नहीं करेंगे। आर्यन काव इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन बी रमन से कहा कि ठीक है, किसी फ्रेंच एजेंसी का, सरकारी एजेंसी का, सरकारी अधिकारी का या फ्रेंच नागरिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो गैर फ्रेंच है, जो फ्रेंच नागरिक नहीं है,
उनका इस्तेमाल आप करेंगे पाकिस्तान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो अप्रैल 1975 में वी रमन पेरिस पहुंच गए। इसके बाद तय हुआ कि इस जासूसी के लिए भारत के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में 2 बड़े मॉनिटरिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा यह भी फैसला हुआ कि हिंद महासागर के क्षेत्र में आने वाले कम से कम 2 देशों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि उनके यहाँ मॉनिटरिंग स्टेशन चले। ये 2 देश तो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि ये मॉनिटरिंग स्टेशन भारतीय दूतावास से चले। लेकिन भारतीय दूतावास के जो अधिकारी थे वो इसके लिए सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इस तरह का क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन करेंगे और अगर ये भेद खुल गया तो भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत खराब हो जाएगी। अब इसी बीच में ईरान में तख्तापलट हो गया, तो फंडिंग आना ईरान से बंद हो गई। फ्रांस ने कहा वो फंडिंग करने की स्थिति में नहीं, वो फंडिंग नहीं करेगा इस प्रोजेक्ट की। तो मॉनिटरिंग स्टेशंस बन गए, उनसे कुछ जानकारी आने लगी थी, वो कम से कम दोनों देश शेयर कर रहे थे। इसी बीच में भारत में भी जो है सत्ता परिवर्तन हो गया। 1977 में इंदिरा गांधी हार गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई को ये शक था कि रॉ का इस्तेमाल इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करती थी, तो वो रॉ से बहुत नाराज थे, उससे ज़्यादा आर.एन. काओ से नाराज थे। उन्होंने आर.एन. काओ को रॉ के चीफ के पद से हटा दिया और रॉ का बजट कम कर दिया। पहले कहा कि 50% कट करेंगे और फिर कहा कि कोई लिमिट नहीं होगी लेकिन कट कर देंगे। अब ये मॉनिटरिंग स्टेशंस के लिए जो है बड़े पैमाने पर टेक्निकल लोगों का अपॉइंटमेंट होना था, वो सब रुक गया। बाहर जो स्टेशंस खुलने थे रॉ के, वो रुक गए। तो रॉ की गतिविधियों को बहुत बड़ा धक्का लगा मोरारजी देसाई की सरकार के इस फैसले से, और नतीजा ये हुआ कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। तो वी रमन लिखते हैं कि रॉ के इन सारे प्रयासों के बाद भी 1971 के बाद जो ये कोशिश हुई कि अमेरिकी गतिविधियां जो हिंद महासागर में हैं उसके बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा की जाए, उसका तंत्र काफ़ी आज भी कमज़ोर है। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार तक के समय का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी की तुलना में अमेरिका के ज़्यादा करीब थे, अमेरिका के से ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे, इसलिए अमेरिका के खिलाफ जासूसी का ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं सका। और वो लिखते हैं कि मनमोहन सिंह को इस बात की ज़्यादा परवाह भी नहीं थी, उन्होंने इसकी कोई चिंता नहीं की। तो आप देखिए, जासूसी, भारत का जो विदेशी जासूसी नेटवर्क है, जिसे इंदिरा गांधी के कहने पर आर.एन. काओ ने जो संस्था बनाई 1968 में, वो हमने केवल अमेरिका के खिलाफ ही नहीं, चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और कई देशों में इसका जो जाल फैलाया, उसको उसके बाद आने वाले प्रधानमंत्रियों ने उसमें कोई ना कोई अड़ंगा लगाते रहे। यहाँ तक कि और दूसरी सरकारों की बात छोड़ दीजिए, जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी, उनको कांग्रेस की सरकार के समय जो हुआ उस पर शंका थी, उस पर आशंका थी, संदेह था, ये तो माना जा सकता है। कांग्रेस की सरकार 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार चलती रही, लेकिन रॉ की गतिविधियों को या रॉ नाम की जो संस्था है उसको ताकतवर बनाने की कोई कोशिश नहीं हुई, बल्कि एक तरह से उसको कमज़ोर करने की ही कोशिश हुई। ये बात वी रमन ने नहीं लिखी है, लेकिन जो स्थिति है वो यही बताती है। मनमोहन सिंह का शर्म शेख का जो बयान है कि हम बलूचिस्तान में हमारे लोग भी कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब रॉ जो है वहाँ कोई गतिविधि चला रही है, ये इशारा करना, ये एक तरह से बहुत बड़ा सेटबैक था रॉ के लिए, भारतीय खुफिया तंत्र के लिए और भारत सरकार के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए। तो ये एक प्रयास हिंद महासागर में अमेरिका के बढ़ते दखल और दबाव, और आज तो उससे बड़ी चुनौती बन गया है चीन। अब चीन के खिलाफ इस तरह की जासूसी, इस तरह की खुफिया जानकारी एकत्र करने का प्रयास कोई हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी को मालूम नहीं। लेकिन चीन हमारे लिए हिंद महासागर क्षेत्र में ज़्यादा बड़ी चुनौती बन गया है आज, क्योंकि अमेरिका से तो हमारे रिश्ते अच्छे भी थे, चीन से तो रिश्ते बहुत ही खराब है, एक युद्ध भी लड़ चुके हैं हम। तो अब वी रमन के बाद कोई अधिकारी आए, और वी रमन ने यह भी लिखा है कि
आर.एन. काव के बाद जो रॉ के चीफ बने, उनका भी इस प्रोजेक्ट में कोई उनकी रुचि नहीं थी, इसलिए भी ये प्रोजेक्ट आगे नहीं चल सका। अगर ये ईरान को छोड़ दीजिए, फ्रांस और भारत का कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग का ये बना रहता तो कितना फायदेमंद हो सकता था, क्योंकि फ्रांस को पाकिस्तान के खिलाफ सूचना देने में या चीन के खिलाफ सूचना देने में कोई समस्या नहीं थी, जो अमेरिका को थी पाकिस्तान के खिलाफ सूचना देने में। 1971 के युद्ध का बदला कुछ समय पहले तक, कम से कम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक, अमेरिका पाकिस्तान के बारे में भारत से कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करता था। अब स्थिति थोड़ा सुधरी है, लेकिन वो भी पूरी तरह से सुधर गई है ऐसा लगता नहीं। तो देखिए किस तरह से सरकारों के खेल होते हैं और उसमें किस तरह से देश सफर करता है, इसकी कहानी कहती है ये घटना। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।